Hello friends, so hope all of you are doing well. So in today's session we are going to discuss a poem by Dylan Thomas. The name of the poem is The Force That Through the Green Fuse Drives the Flower. So this is a very complicated and at the same time it's a very interesting poem. But before we go to that, let us come to some announcements by IGNOU lately, which will go in the favor of the students considering the fact कि उन्होंने अभी जो असाइनमेंट्स के सबमिशन के लास्ट डेट है उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया है. नाउ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ योर असाइनमेंट्स विल बी 15 जून 2020. सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट्स सबमिट नहीं किया है एंड दोज ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग फॉर राइटिंग द असाइनमेंट्स दे कैन कॉन्टैक्ट अस. वी विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट रिगार्ड और टाइम है अभी भी. और एक अनाउंसमेंट है, जो री रजिस्ट्रेशन का डेट्स है वो भी 30 जून कर दिया गया है. तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, री रजिस्ट्रेशन नहीं किया है फॉर द नेक्स्ट ईयर, वो भी ऑनलाइन पोर्टल में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. So basically, Dylan Thomas is a Welsh poet and a very famous and popular one. Actually, one of the most popular and renowned Welsh poet of all time. And basically, he is a 20th century poet. हमें ये बात समझना होगा कि द पोएम जो है द फोर्स दैट थ्रू द ग्रीन फ्यूज ड्राइव्स द फ्लावर इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पोएम. On the first reading, it may seem almost too difficult for a beginning reader to understand. However, careful analysis will make much of the imagery clearer. तो यहाँ पे हम लोग को ये बात जान लेना है कि डायलन थॉमस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और रिलेटेबल पोइट्री के लिए फेमस थे और वो बहुत ज़्यादा इमेजेस यूज़ करते थे अपने पोएम्स में. और ये जो खास के ये पोएम है वो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है और इसका इंटरप्रिटेशंस क्रिटिक्स भी अलग अलग तरीके से निकालते हैं. तो एज अ सर्वे ऑफ क्रिटिक रिवील्स there is no one right explanation for the more complicated ideas in the poem. Even critics interpret lines in different and often contradictory ways. तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पोएम को ब्रेक डाउन करें और आपके लिए डिकोड करें इन द मोस्ट ईजिएस्ट वे पॉसिबल, ताकि आप एग्जाम्स में इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ. और ये पोएम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए क्योंकि इससे एक डायरेक्ट सवाल पूछा गया था 2019 जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में. सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स मूव ऑन टू द मेन प्लॉट. So this poem by Dylan Thomas, The Force That Through the Green Fuse Drives the Flower, is basically a poem of 22 lines, and we'll be starting and discussing each line so that you understand the total concept of this poem and what the poet is trying to convey here. The जो पहला line है यहाँ पे वो exactly the title ही है, The Force That Through the Green Fuse Drives the Flower. So the first stanza in the poem is the easiest to understand. It is important to be aware of the pattern that Thomas develops in this stanza in order to look for variations that appear later. The first three lines contrast the creative and destructive forces that surround man. Abhi, before we go to the main discussion, you have to understand the basic plot of the poem is to discuss the क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ नेचर. नेचर को यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है एज ए वेरी पोटेंट फोर्स जिसके आगे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो खुद पोएट हिमसेल्फ हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट हो, कोई भी नहीं टिक सकता. और जो भी लिविंग फोर्स है हम लोग के अंदर, दैट इज़ बिंग ड्रिवन बाय दिस नेचुरल फोर्स इटसेल्फ. ठीक है. तो यहाँ पे थॉमस इमेजरी एम्फसाइजेस द एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ पावर. तो यहाँ पे हम लोग को इस पोएम में देखने को मिलेगा कि both constructive and destructive powers of the nature. Fine. So how it is both required to balance the proper equilibrium. ठीक है. तो the green fuse is obviously the power flower stem. यहाँ पे जो पहले लाइन में आप fuse का वर्ड देख रहे हो, यहाँ पे fuse बेसिकली green fuse बोला जा रहा है, तो वो फ्लावर का स्टेम ही है जो ग्रीन कलर का होता है. Yet the word fuse gives the connotation of explosive growth rather than gentle development. In this line, Thomas introduces the creative force in nature. आप इस लाइन को फिर से एक बार पढ़ के देखो. The force that through the green fuse drives the flower. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक फ्लावर कैसे कनेक्टेड होता है एक प्लांट के साथ थ्रू इट्स स्टेम, राइट. तो उस जो मेन ट्री है, उस जो प्लांट है, उससे एक फोर्स जा रहा होगा थ्रू द स्टेम, तभी तो वो फ्लावर ग्रो कर रहा है, ग्लूम कर रहा है, राइट. सो एग्जैक्टली उस फोर्स के बारे में ही बताया गया है यहाँ पे. और इस फोर्स को एज ए मतलब कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव बोथ सेंस में बताया गया है. फ्यूज़ आप देखोगे तो काफ़ी एक डिस्ट्रक्टिव सेंस में निकल के आता है, लेकिन अगेन ग्रीन फ्यूज़ बताया गया है तो यहाँ पे फ्लावर के ग्रोथ में यूज़ होता है. तो इट्स बिन रिटन इन ए वेरी स्टैंडर्ड वे. सो द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज A B A. ठीक है. अभी राइम स्कीम के बारे में मैं अपने लेटली अपने सारे वीडियोस में बता रहा हूँ
और जिन लोगों को अभी भी थोड़ा दिक्कत है राइम स्कीम के बारे में समझने के लिए, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली मेक a different video on rhyme schemes itself. But as on now, let's move on to the next line that says, drives my green age that blast the roots of trees. So this line is very important. In the first four words of this line, the power that causes growth in nature is revealed as the same force that causes the speaker to grow. Like the flower, the speaker is still in the process of growing. Green age जो है यहाँ पे बताया गया है, that implies youth. ठीक है? Since the word green has connotations of spring and renewal. Although green is often used in poetry to convey youth, this phrase also contains a sense of opposites. Green conveys youth, while age often speaks of being old. Throughout the poem आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि डायलन थॉमस जो है will combine many seemingly opposite words. तो यहाँ पे ये जो लाइन है ड्राइव्स माई ग्रीन एज, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो ग्रीन जो है बेसिकली पोएम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है यूथ के साथ रिप्रेजेंट करने में, लेकिन एज जो वर्ड है उसको ओल्ड एज के साथ. ठीक है, तो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, आई नो दैट. तो यहाँ पे पूरे पोएम में आप लोग को ऑपोजिट वर्ड्स देखने को मिलेंगे. It follows that after the semicolon it's written that blast the roots of trees. तो यहाँ पे ये उसी फोर्स के बारे में बताया गया है जो फर्स्ट लाइन में इंट्रोड्यूस किया था डायलन थॉमस ने. तो ये बताया जा रहा है कि जो रूट्स ऑफ ट्रीज है उसमें भी वो फोर्स रहता है, एंड इट कॉजेज द डिस्ट्रक्शन एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रीज और प्लांट्स. और ये सेम फोर्स जो है पॉइंट के बॉडी में भी ग्रो मूव कर रहा है, एंड दैट हेल्प्स हिम टू ग्रो. ठीक है, grammatically the phrase refers back to the force in the first line. However, now it is a destructive force, obliterating trees by their very roots. Thomas make it clear that the fuse which blasted the flower into existence is also the blast which destroys it. तो पहले लाइन में जो है the force that through the green fuse drives the flower, वो constructive force के बारे में बताया जा रहा था, the natural constructive force जिससे एक flower bloom होता है which makes a flower into existence. और दूसरे लाइन में destructive capability of nature के बारे में बताया जा रहा है which is also responsible for the destruction of the same plant. ठीक है, तो इसको आपको समझना है ठीक से. सो जो द थर्ड लाइन है is my destroyer, अब ये बहुत शॉर्ट है आई नो. अब आपको समझना है कि जो पहला लाइन था that was revealing about the constructive nature of the force or the second line was discussing about the destructive nature of the force, and finally in दो lines का conclusion point निकालता है कि is my destroyer. So like nature, the speaker is also subject to the same fate. The change in length helps to emphasize the line's power. With three words the speaker describes his ultimate fate. ये बताया जा रहा है कि जो force है जो inevitable है और इतना strong है and you cannot stop that, तो वो force will be the ultimate fate of the poet himself. The fourth line goes something like this, and I am dumb to tell the crooked rose. So this line, the beginning, the four words, you will find it being repeated several times in the poem. और इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा. The fourth line in each stanza begins with the same four words, indicating that the speaker is unable to convey his insight. Dumb has several meanings which could be applicable, while the speaker may be unable to tell for physical reasons. It is more likely for emotional ones, a sense of inadequacy to express the idea. यहाँ पे क्या हो रहा है? Once again, Thomas combines words with opposite connotations. The rose is a symbol of beauty, of course. हम सबको पता है. Of the growth described in the first line. Using the adjective crooked to describe it changes our impression. यहाँ पे क्या हो रहा है? रोज के बारे में बताया जा रहा है. तो रोज इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी. अगेन उसके साथ और एक वर्ड ज्वाइन कर दिया है डायलन थॉमस ने, क्रूकेड. तो वो क्रूकेड वर्ड जो है वो थोड़ा नेगेटिव है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे. सो बेसिकली द क्रूकेड वर्ड इज गिविंग अ डिफरेंट इंप्रेशन अनलाइक द फ्लावर विच स्टैंड्स फॉर ब्यूटी. द रोज ऑब्वियसली स्टैंड्स फॉर ब्यूटी. लाइक मच ऑफ थॉमस's imagery, this phrase is not precise. It relies on the reader's feeling or impressions. The entire stanza leaves the reader with the impression that the crooked rose is blighted. ठीक है, अब जो फिफ्थ लाइन है उसको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप फोर्थ लाइन को कनेक्ट कर पाओगे. तो फिफ्थ लाइन सेज माई यूथ इज बैंट बाय द सेम विंट्री फीवर. तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिस बेसिकली द फिफ्थ लाइन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फोर्थ वन हियर. तो द फिफ्थ लाइन में द स्पीकर शेयर्स द सेम फेथ एज द फ्लावर. द वर्ब वेंट
furthers the connection between the speaker and the rose, as the reader understands that the vigorous youth will become stooped and crooked with age. Like the rose, in the wintry fever, Thomas includes still another paradox, as the cold of winter is blended with fever's heat. तो एज मैंने बिगिनिंग में ही बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ मेंशन किए गए हैं, तो समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बट बी विथ मी, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल वर्ड्स. तो यहाँ पे अगर आप इस लाइन को फिर से पढ़ोगे कि माई यूथ इज बैंड बाय द सेम विंट्री फीवर, तो यहाँ पे लास्ट के दो वर्ड्स हैं विंट्री फीवर, उसका मतलब क्या निकल के आता है? विंटर इज एक्चुअली एक्सप्रेस्ड इन पोएम्स एज सैड टाइम्स, ठीक है. सो यूथ इज बेंट बाय द सेम विंट्री फीवर. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो यूथ है ऑफ द पोएट इज एक्चुअली थ्रेटन्ड बाय द सेम फोर्स, बिकॉज as the time passes on, the youth will obviously pass away and eventually will be growing old. Let's come to the sixth line, and it again starts with the same four words with which the poem actually starts, and eventually the title of the poem is also the same, the force that drives, ठीक है, the water through the rocks. तो ये जो sixth line है, the pattern in this stanza is the same as the first, both grammatically and in the organization of ideas. However, the focus now changes from relationship between man and biological world. तो पहले कुछ लाइंस में टिल द फिफ्थ लाइन हम लोग क्या देख रहे थे? कनेक्शन बिटवीन द मैन एंड द बायोलॉजिकल वर्ल्ड से मतलब ये निकलता है कि प्लांट के साथ फिर रोज के साथ कनेक्ट किया जा रहा था मैन को. अभी यहाँ पे ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है कि फ्रॉम मैन टू द मैन एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड टू मैन एंड द जियोलॉजिकल वर्ल्ड, ठीक है. द फोर्स दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा पुशेस द वाटर from under the earth's surface through the rocks to give birth to mountain stream. अब जो ये force के बारे में बताया गया है, this is exactly the same force which was said in the introduction, in the introductory lines of the poem. This force is also responsible for driving the water underneath the earth's surface, ठीक है. और finally क्या होता है? वो water join करता है एक mountain stream से. The next line starts by the same words as used in the second line, drives my, okay. So यहाँ पे बताया गया है drives my red blood, semicolon, that drives the mouthing streams. So I don't need to explain you here, obviously आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो drives my red blood वो किसके रेफरेंस में बोला गया है. ये जो पॉइंट है उनके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है थ्रू हिज वेन्स इज ड्रिवन बाय द नेचुरल फोर्स, and this same force is responsible for drying of the streams as well. अब पिछले लाइन में ये बताया गया था कि the force is responsible for the movement of the water underneath the earth's surface. अब वो force किसके लिए भी responsible है? For the driving of the red blood inside the poet's body and also the for drying up the streams. तो ये लाइन once again यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि Thomas compare the speaker to nature in the first four words. The line opens with drives, just as in line 2, emphasizing the similarity. Blood is pushed through man's veins just as the water courses to the rocks. Thomas frequently uses colors in his poems. The red blood in this line is a counterpart to green age in the previous stanza. The contrasting element follows the Caesar describes this same streams dying. The alliterative hyphen of drives and dries reinforces the contrast. Thomas is noted for his ability to combine words to create arresting images such as mouthing streams, which are open to a variety of interpretations. The stream's mouth is a place where it enters another body of water. Rather than being destroyed at the source like the tree in line 2, the stream dries before it reaches its destination. It is thwarted from the completing its route. The word mouth will appear in two different contexts later in the stanza. Again जो next line है इस poem का turns mind to walks, that is actually an extension of the previous line. Basically पिछले line में poet अपना red blood के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे obviously ये बताया जा रहा है कि turns mind to wax का मतलब जो red blood है that also stops, and that will actually represent the old age of course. Mine in this line refers to the speaker's blood of course. It is turned to wax by the natural force. It will flow no longer to sustain life but will become as solid as wax. तो आपको इसका डेप्थ समझना है यहाँ पे. अगर ब्लड वॉक्स मतलब फ्रीज हो जाए या वॉक्स की तरह सॉलिड हो जाए, then can you live? Of course you will not live. Your existence will come to an end.
and I am dumb to mouth unto my veins. In the previous stanza हम लोग को क्या देखने को मिल रहा था कि the speaker was unable to communicate with the rose. In this line, his inability to express his feelings is even more poignant, since he cannot communicate it with his own body. The word mouth again is used, and while to mouth in this line literally means to speak, the phrase takes an extra significance because of the repetition and variation in the use of this word. The next line goes something like this: how at the mountain spring the same mouth sucks. Again, the speaker shares nature's fate. Mouth in this line takes on an almost vampirish quality as it sucks away life. The water from the stream, the blood from speaker's vein. तो बेसिकली द फोर्स को अलग अलग जो नेचुरल फोर्स है जो बोथ क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव है उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा जा रहा है ताकि उसका पावर जो है और जिसका जो उसका इनएविटेबल नेचर है उसको समझाया जा सके इन ए क्लियर एंड विविड वे टू द रीडर्स. अब 11 लाइन्थ में आ जाते हैं जहाँ पे बताया गया है कि द हैंड दैट whirls द वाटर इन द पूल. So the first two stanzas were extremely similar. The rhyme pattern was the same. Each image in the first found a parallel in the second. The third stanza, जो इस 11 लाइन से शुरू होता है, however varies the pattern in several ways. The rhyme scheme will shift to A B A B C. तो A B A B C में आ जाता है ये जो थर्ड स्टैंजा का पैटर्न है वो भी हम लोग को ध्यान रखना है. Leaving the last line unconnected to this stanza and to the previous ones. अब बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट आपको राइम स्कीम के बारे में इस राइम स्कीम्स के बारे में बता देता हूँ. ए बी सी का मतलब ये है कि जो 5 लाइन का ये एक स्टेंजा है उसमें जो पहला लाइन और जो तीसरा लाइन है दैट विल राइम इन सर्टेन वे मे बी बाय द लास्ट वर्ड और ओवरऑल लाइन एंड द सेकेंड एंड द फोर्थ विल अगेन राइम बट यू कैन सी दैट द फिफ्थ लाइन इज लेफ्ट विदाउट एनी कनेक्शन टू द एंटायर stanza. ठीक है, force is replaced by hand here, and force as an abstract and general term is easier to understand as a controller of human destiny than the very specific word hand. In the previous stanzas, the contrasts were clear. The first line in the both previous stanza describe growth and creation. The images Thomas uses here are not as clear. Water may be life-giving, but as hand whirls in the pool, the word joins to convey a sense of danger of the whirlpool. तो यहाँ पे जो hand के बारे में बताया गया basically that is being represented as the natural force here. So third stanza के second line में आ जाते हैं. So basically it's the 12th line of the poem. Steers the quicksand that ropes the blowing wind. सो दैट ropes द ब्लोइंग विंड वो सेमीकोलन के बाद आएगा. अभी अगर आप प्रीवियस दो स्टैंजास को कंपेयर करोगे द फर्स्ट 4 वर्ड्स ऑफ द सेकेंड लाइन इन द प्रीवियस स्टैंजास कनेक्टेड द स्पीकर्स ग्रोथ विथ नेचर्स. इन दिस लाइन द प्रोनाउन इज लेफ्ट आउट. इंस्टेड द हैंड स्टीर्स क्विक सैंड लाइक द वर्ल्डपूल इट इज डिस्ट्रक्टिव फोर्स. अब वर्ल्डपूल के बारे में जो पिछले लाइन में बताया गया है दिस इज ऑल्सो ए डिस्ट्रक्टिव फोर्स. हम लोग को सब पता है कि क्विक सैंड क्या है. ये बेसिकली सैंड में फॉर्म होता है और दैट सक्स अवे एनीथिंग एनी पर्सन और एनी सब्सटेंस दैट इज केप्ट ऑन इट. ठीक है, बट both however are limited in their ability to damage. All flowers will die. Few individuals are caught in quicksand or a whirlpool. As the first half of the comparison is longer, clear in its constructive nature, the destructive element is also less obvious. To rope the wind also implies कंट्रोल ओवर नेचर. ये हम लोग को ध्यान रखना है. तो यहाँ पे जो बताया गया है कि रोप द विंड इट इज़ इम्प्लाइंग कंट्रोल ओवर नेचर जो एक्चुअली लिटरेरी सेंस में पॉसिबल नहीं है. नो वन कैन कंट्रोल द नेचर ऑफ कोर्स. इट गोज बाय इट्स ओन टर्म्स एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी मच इनएविटेबल. So the third line of the third stanza says, "Hauls my shroud sail." So यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि डायलन थॉमस क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. थॉमस includes the personal pronoun again in the second half of the comparison. The destructive nature of the phrase is clear. The shroud means death. यहाँ पे जो shroud का word है that will implies death. Indeed, the phrase conjures up visions of a type of Viking funeral as the corpse is sent to sea. तो यहाँ पे ऐसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं. इनफैक्ट आप दूसरे क्रिटिक्स का भी देखोगे या दूसरे लोगों का भी इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखोगे तो थोड़ा बहुत अलग आप
फील करोगे, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे आपको ये समझाया जाए, बिकॉज ऑल ओवर अगेन दिस पोएम इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन बिकॉज लॉट ऑफ इमेजरी इज़ यूज्ड हियर। और यहाँ पे जो आपका ये फ्रेज है, तो बेसिकली द फ्रेज कंज्यूर्स ऑफ विजन्स ऑफ ए टाइप ऑफ वाइकिंग फ्यूनरल एज द कॉप्स इज सेंट टू ए सी। वाइकिंग्स हम लोग को पता है कि ऐसा एक समुदाय था जहाँ पे जिनका डेथ हो जाने के बाद उनका जो बॉडी है उसको सी में भेज दिया जाता था। तो ये लाइन उसके साथ भी कनेक्ट कर रहा है। इंटरेस्टिंगली a सेकेंडरी मीनिंग ऑफ श्राउड इज अ रोप यूज टू टेक प्रेशर ऑफ ए मास्ट। अब ये एक शिप के साथ या बोट के साथ भी कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। दिस यूज ties the line to the ones before and after it. Line 14 and 15 goes something like this. And I am dumb to tell the hanging man how of my clay is made the hangsman lime. सो यहाँ से हम लोग का कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पोएम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा लगेगा आपको। इन ईच प्रीवियस रिफ्रेन द स्पीकर फेल टू कम्युनिकेट टू द रोज टू हिज वेन्स। Neither of these were images. They followed from the first part of the stanza. The hanging man is introduced for the first time in this refrain. His connections with the details in the previous lines is vague, unless the image of a rope can be counted. Even the words hanging man are imprecise. The obvious conclusion is that he is the man who has been hung, but that is not specifically stated. He could be the hangman himself, perhaps it even refers to both. In the previous stanzas, the speaker looked ahead to his ultimate fate. Line 15 looks back from a future when the speaker is already clay, part of the lime-filled pit where the hangman disposes of his victims. The unattached rhyme in this line looks ahead of to time in line 16. अब ये जो नेक्स्ट स्टैंजा है, दैट इज़ द कॉम्प्लिकेटेड स्टैंजा ऑफ ऑल द स्टैंजाज हियर। सो बेसिकली इट स्टार्ट्स विथ द लिप्स ऑफ टाइम लीच टू द माउंटेन हेड। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जैसे मैंने बताया, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द स्टैंजाज। द पंक्चुएशन इज डिफरेंट। द सेमीकोलन आइसोलेट्स दिस लाइन सो दैट द फर्स्ट 4 syllables of the next line are no longer directly connected. टाइम इज द क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्स, जिसके बारे में बता चुका हूँ यहाँ पे, that has been operating in the previous stanzas. And now time itself becomes the focus of the poem, as time joins the fountainhead or source. There are obvious sexual connotations in this line. The lips represent the vagina, while the fountainhead is phallic image. The use of leech as a verb here connects this line to the sucking mouth of stanza 2. लाइन 17 और 18 को अगर आप पढ़ोगे, विच गोज समथिंग लाइक दिस, लव ड्रिप्स एंड गैदर्स बट द फॉलन ब्लड शैल calm her source. So Thomas again combines positive and negative images in these lines, जो वो पहले से करते आए हैं इस पोएम में। बोथ ऑपोजिट वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा विच आर ओपन टू वैरिड इंटरप्रिटेशंस। नाउ जो फॉलन ब्लड के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, द फॉलन ब्लड में हैव ए सेक्सुअल और बर्थ कॉनोटेशंस. It can be connected with Christ's blood and salvation as well in its calming power. जैसे कि हम लोग को पता है कि जब क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था और जब उनके बॉडी से ब्लड्स धरती को छुआ था, तो क्या हुआ था, पूरे ह्यूमन काइंड को सल्वेशन की प्राप्ति हुई थी। तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। दिस लाइन्स आर ऑल्सो फोरशैडो द फाइनल कपलेट कनेक्टिंग लव एंड डेथ. Line 19 and 20 go something like this. Again with the same 4 words it is used like previously it was used. And I am dumb to tell a weather's wind how time has ticked a heaven round the stars. So Thomas has moved from a single flower to the cosmos. कहाँ पोइम का शुरुआत हुआ था एक फ्लावर के साथ, रोज़ के साथ, अभी वो पूरा यूनिवर्स गैलेक्सी में पहुँच गए हैं। तो आप एक ट्रांजिशन देख पा रहे होगे। द स्पीकर कैनॉट टेल द विंड about the nature of time or of the heavens. The image of speaking to the wind is a powerful one. Much of this stanza is more easily felt than defined. Final जो 2 lines है 21 and 22 उसको पढ़ते हैं. And I am dumb to tell the lover's tomb how at the sheet goes the same crooked worm. So the final couplet restates Thomas' theme of creativity aligned with destruction. ठीक है, यहाँ पे जो क्रिएटिविटी एंड डिस्ट्रक्शन का फोर्सेस है, द नेचुरल फोर्स दैट इज बेसिकली द टाइम, वो एक साथ ही चल रहे हैं. लवर्स टूम इज एन ऑलमोस्ट परफेक्ट सिंबल फॉर लव एंड डेथ.
The speaker too shares the same fate as the lovers. The last line may be interpreted in two different ways. ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा दो वे है. The sheet may be viewed as a shroud and the worm that which feeds on the corpse. The worm may also be seen as a phallic symbol and the sheet a bed sheet. Both the images are integral part of Thomas' theme. The crooked worm also returns the poem to the first stanza and the crooked rose. The poem itself becomes a cycle combining conception, birth, growth and death, all parts of the same process. So basically यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अब अगर फिर से पढ़ोगे इस लाइन को, and I am dumb to tell the lover's tomb and how at my sheet goes the same crooked worm. तो you can see the connection from the beginning here. Crooked worm यहाँ पे बताया गया है, वो जो आपका फोर्थ लाइन था of the first stanza, वहाँ पे crooked rose के साथ connection है. तो obviously you have understood the connection here. So the question that was asked from this poem in particular in June 2019 term and examination was the first stanza of the poem itself, that is from the poem The Force That Through the Green Fuse Drives the Flower by Dylan Thomas. अब कोई भी आरटीसी और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हो, द गाइस जो पहला चीज़ आप लोगों को करना है वो ये समझना है कि इस स्टैंजा को और इन लाइंस को कौन से पोएम से लिया गया है, किस पोएम से एब्स्ट्रैक्ट किया गया है. वंस यू हैव डन दैट, आपका आधा से ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि इवन दो यू आर नॉट वेरी मच क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द line by line breakdown, but overall you can explain the poem and obviously get a chance or give yourself a fair chance to score a decent mark. जैसे कि आप समझ लो कि आर्टिस्टिक्स के क्वेश्चंस यूजुअली 10 मार्क्स के लिए आते हैं, और अगर ये क्वेश्चन आपका आ गया वहाँ पे और आपने इस पोएम को थोड़ली पढ़ के रखा है, दो आपको मेजर थीम्स के साथ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, बट अगर आप इस 5 लाइन को पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आर्टिस्टिक्स को 3 आंसर के 3 पार्ट में डिवाइड करना है. तो पहला पार्ट तो होगा रेफरेंस, जिसमें हम लोग इजीली लिख देंगे कि दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फोर्स दैट थ्रू द ग्रीन फ्यूज ड्राइव्स द फ्लावर, व्हिच वाज रिटन बाय डायलन थॉमस, हु वाज ए वेल्श पोएट ऑफ द मिड 20th सेंचुरी. तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हो. फिर आपको कॉन्टेक्स्ट पार्ट में क्या लिखना है कि जो मेजर थीम्स है और किस कंटेक्स्ट में इस पैराग्राफ को उठाया गया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया. फिर कमेंट सेक्शन में आपका मेन जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने वाले हो आप उसको लिखना है, और उसका थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर सकते हो आप पोएम के समरी को थोड़ा बहुत इंक्लूड करके. सो दैट इज़ द वे you should attempt artists. So this is the video guys, we have tried our best to explain it in the simplest possible way. Basically this poem is mostly left untouched by most of the teachers because of its complexity and obviously because of its ओपननेस फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. बट हम लोगों ने कोशिश किया है कि इन सिंपल वर्ड्स आप लोग को इस पोएम का थीम समझा सकें. बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे थीम्स भी हैं. डू लेट अस नो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द पोएम, एंड ऑब्वियसली द पोएम इज़ ऑब्वियसली वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वी नो दैट, but do try to listen to this video and then going through this poem again so that you can have much more clarity. In case if you have any other doubts regarding this poem, then do feel free to contact us. We'll definitely sort out your doubts, and till then, God bless and thank you all.